हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं टॉपिक परिसीमन। परिसीमन क्या है? परिसीमन के बारे में आप लोग बहुत सुने भी होंगे कि परिसीमन, ऐसे समझ लीजिए कि परिसीमन किसे कहते हैं। परिसीमन उसे कहते हैं किसी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने को परिसीमन कहते हैं। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। वो चाहे राज्यसभा, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, इन दोनों में से कोई भी हो, उसके जो सीमा का निर्धारण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। उसी को हम लोग परिसीमन कहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि परिसीमन जो परिसीमन है ये कहाँ कहाँ पे है? राज्यसभा और लोकसभा, ये दो चुनाव के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे कि कोई संसदीय क्षेत्र हो गया या विधानसभा का क्षेत्र हो गया, तो उसका क्षेत्र निर्धारण है कि इतने ही क्षेत्र में इनका ये रहेगा, उसके अलावा ये आगे नहीं, दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्य तो लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। जो परिसीमन की प्रक्रिया में है उसमें लोकसभा या विधानसभा की सीटों में मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, बस उसमें केवल उसका एरिया बांट दिया जाएगा कि आपका इतना एरिया कम कर दिया जा रहा है और आपका एरिया जो क्षेत्र है बढ़ा दिया जा रहा है। इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं परिसीमन का उद्देश्य। परिसीमन का उद्देश्य, अब हम परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ संख्या में हुए बदलाव के बाद भी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधि को सुनिश्चित करना है। जैसे कि अभी हमारे जो देख रहे हैं कि अभी नए संसद भवन की निर्माण चल रहा है, लेकिन जो अभी भी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके न विधानसभा क्षेत्र में और न ही लोकसभा में कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का उचित विभाजन जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान किया जा सके। मतलब परिसीमन का उद्देश्य बोलिए या कार्य बोलिए, या कार्य जो है क्या है? तो बिना जनसंख्या मतलब वृद्धि हो रही है लेकिन क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं करना है। और उसके बाद से जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र है उचित विभाजन जिससे प्रत्येक वर्ग के लोगों का विकास हो सके। इसमें जाति, धर्म, मतलब किसी भी प्रकार से ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, रंग रूप का कोई भी मतलब ऐसी न हो। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जैसे देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जाति या किसी विशेष जाति वर्ग के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है या कोई ऐसा बात हो रहा है, तो उसके लिए उस हिसाब से क्या होता है, अनुसूचित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है कि हाँ, ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अनुसूचित वर्ग के लिए जो सीटों का आरक्षण किया जाता है, किसके अंतर्गत? तो परिसीमन के अंतर्गत ही। अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि लोकसभा या विधानसभा में अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण किस के माध्यम से किया जाता है, तो वो होगा आंसर परिसीमन के माध्यम से। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग
को सीमा आयोग के नाम से जाना जाता है। परिसीमन आयोग का दूसरा क्या नाम है? तो सीमा आयोग, मतलब बाउंड्री, एक तरह से बाउंड्री मान लीजिए। जैसे कि पहले ही बोल दिया गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना ही परिसीमन है। जो निर्वाचन क्षेत्र का है उसका निर्धारण करना ही सीमा है, परिसीमन है। तो इससे एक कंप्लीट हो जा रहा है कि जो हमारा परिसीमन आयोग का दूसरा नाम भी हम क्या कर सकते हैं? तो सीमा आयोग, क्योंकि उसका सीमा एक बंधा हुआ है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत क्या किया जाता है? परिसीमन में मतलब परिसीमन के लिए संशोधन किया जाता है। ठीक है। परिसीमन अधिनियम को परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। जो परिसीमन आयोग के जो परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। यह संस्था या जो निकाय है जो परिसीमन, किसके साथ कार्य करती है? तो ये निर्वाचन जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करती है, चाहे वो विधानसभा हो या राज्यसभा। चाहे जैसे कि जो भी चुनाव आयोग है उनके साथ मिलकर परिसीमन क्या करता है? कार्य करता है। और परिसीमन के लिए संविधान में संशोधन किसके तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 82 के तहत। और परिसीमन का दूसरा नाम क्या है? सीमा आयोग। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। परिसीमन आयोग किसके साथ मिलकर कार्य करता है? तो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। परिसीमन आयोग की संरचना। अब नेक्स्ट है टॉपिक परिसीमन आयोग की संरचना। इसकी संरचना कैसी है, या कैसे बनता है, या कैसे कार्य करता है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे कोई भी आयोग बनाया जाता है तो उसके लिए एक समिति तैयार की जाती है, कैसे बनेगा। उसी तरह से जो परिसीमन है उसका क्या संरचना है, कैसे बनेगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, इसमें कितने लोग होंगे, इन सारी चीज़ों को तो इसमें शामिल किया जाता है। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जो परिसीमन आयोग के अध्यक्षता कौन करेगा, मतलब अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्चतम न्यायालय के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य हो या सामान्य न्यायाधीश हो, जो अवकाश प्राप्त कर लिए हों वही होंगे। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयोग। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या इनके द्वारा कोई भी निर्वाचन आयुक्त को लागू किया जा सकता है। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, जैसे मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार या गुजरात, कोई भी राज्य है, उस राज्य के लिए परिसीमन तैयार करना है तो पहले क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जो भी न्यायाधीश है वो रहेंगे। उसके बाद से जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो या उनके द्वारा कोई मनोनीत सदस्य रहेंगे जो वो भी निर्वाचन आयुक्त हो। उसके साथ साथ जिस राज्य का हो उस राज्य के एक निर्वाचन आयुक्त रहेंगे। जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, वो इस प्रकार से कोई भी राज्य में होता है तो उस राज्य के एक निर्वाचन आयुक्त होंगे। सहयोगी, ये आपको तो समझ में आ गया कि कैसे मतलब निर्वाचन आयोग परिसीमन का निर्माण किया जाता है। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त
सहयोगी सदस्य, एसोसिएट मेंबर, मतलब इसके कौन कौन से सहयोगी सदस्य होंगे। आयोग परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब प्रत्येक राज्य से 10 प्रतिनिधि का नियुक्ति करेगा क्रियान्वयन के लिए, जिनमें 5 लोकसभा से तथा 5 संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे। जो 5 सदस्य होंगे वो किससे होंगे, तो कुल कितने करेंगे प्रत्येक राज्य से, तो 10 सदस्यों की नियुक्ति करेगा, और जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्य होंगे और 5 राज्यसभा के जो संबंधित राज्य जिस राज्य के लिए किया जा रहा है उस राज्य के विधानसभा के सदस्य होंगे। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर तथा संबंधित राज्यों के विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है। संबंधित जो भी संबंधित क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे विधानसभा के सदस्य हैं उनको कौन नामित करता है, तो विधानसभा के स्पीकर, और जो लोकसभा के होंगे उसको लोकसभा के स्पीकर करेंगे। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को बुला सकता है। मतलब इसके अतिरिक्त जो भी और किसी अधिकारी को अगर उसका आवश्यकता लगता है परिसीमन आयोग को कि हमें कुछ और अधिकारियों की आवश्यकता होगी, तो उनमें से कौन कौन से उस अधिकारी को परिसीमन आयोग बुला सकता है, इसको देखते हैं। महापंजीयों जनगणना आयुक्त भारत, जो रजिस्टर्ड होते हैं जनरल एंड कॉन्सेस कमिश्नर को बुला सकता है। जो जनगणना आयुक्त होते हैं उनको बुला सकता है। भारत के महासर्वेक्षक, जो महासर्वेक्षक होते हैं उन्हें बुला सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के कोई एक अन्य अधिकारी को बुला सकता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ हो उसको बुला सकता है। जैसे कि कहाँ पे राजनीतिक भौगोलिक विस्तार कैसा है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए इसलिए भौगोलिक विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी विशेषता या जानकारी से परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके। कोई ऐसा और भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है जिससे परिसीमन को सहायता मिल सके। परिसीमन आयोग के कार्य, अब देखते हैं परिसीमन आयोग का कार्य क्या है। परिसीमन आयोग के कार्य को देखते हैं। परिसीमन आयोग के कार्य, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य में लोकसभा की सीटों और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिए समान रहे। ये आपका हो गया संसदीय के लिए। और अब देखते हैं विधानसभा के लिए। अब हमारा यहाँ पे क्या देखेंगे, विधानसभा के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात समान हो। यहाँ पे भी इस चीज़ को ध्यान देना है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों के विधानसभा की सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात समान हो। और यहाँ पे आप संसदीय प्रणाली में भी देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि राज्य के लिए समान हो, सभी देश के सभी राज्यों के लिए समान हो। जो जनसंख्या का अनुपात है वो समान होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के लिए हो या चाहे वो विधानसभा के लिए हो या संसदीय लोकसभा के लिए हो। इसमें जो जनसंख्या का अनुपात है वो समान होना चाहिए।
समान होना समान रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतः एक से अधिक जिलों में विस्तारित न हो। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अब देखते हैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा कि एक विधानसभा क्षेत्र का जो निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र है उसका मतलब एक जिला से दूसरे जिला में उसका संबंध न रहे, मतलब बॉर्डर पे जाए लेकिन दूसरे जिला में भी उसका, जैसे मान लीजिए कि बिहार की बात करें तो बिहार से सटे हुए आपको तो हाजीपुर है और सारण है, तो उसका जो क्षेत्र है हाजीपुर में भी अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है उसका क्षेत्र हाजीपुर में ना आए न सारण में, इस प्रकार से। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण पर परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 19(1), जो 2002 की धारा 19(1) है, परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 19(1) के तहत निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्वाचन किया जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत, तो अधिनियम 2002 के धारा 19(1) के तहत इस पे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। अब देखते हैं परिसीमन की प्रक्रिया। जो परिसीमन की प्रक्रिया क्या है, कैसे परिसीमन अपना कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिसीमन की प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर जो होता है निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, न कि परिसीमन में। परिसीमन प्रक्रिया के तहत अंतिम या नवीन जनगणना के आंकड़ों का आधार माना जाता है। जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो किसका आधार माना जाता है, तो जनगणना का जो आंकड़ा होता है वो नवीन हो या अंतिम हो, उसको, जैसे अभी लास्ट जनगणना भारत में 2011 हुआ है, तो उसको अभी तक हम आधार मान कर परिसीमन कार्य करेगा। और 2021 में जनगणना हुआ नहीं, पेंडेमिक, जो कोविड-19 पेंडेमिक था उस कारण से। परिसीमन के सिद्धांतों और आंतरिक निर्णयों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए एक आधार पत्र तैयार किया जाता है। परिसीमन आयोग के अनुमोदन के बाद प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार विमर्श के लिए आधार पत्र को सहयोगी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि सहयोगी सदस्य आधार पत्र में प्रस्तावित परिवर्तन के संदर्भ में सिर्फ अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी परिवर्तन के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आयोग को होता है। जो परिसीमन में परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, उसका अंतिम अधिकार किसको होगा, तो आयोग को होगा। आधार पत्र पर विचार विमर्श के पश्चात प्रारूप प्रस्ताव को सहयोगी सदस्यों की असहमतियों, यदि कोई हो, सदस्यों की इच्छा के अनुसार सहित भारत के राजपत्र और संबंधित राज्य के
राजपत्र के साथ ही 2 विशिष्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ ही प्रारूप प्रस्ताव के संदर्भ में जनता से अपनी आपत्ति सुझावों को भेजने का आग्रह किया जाता है। इसके साथ ही प्रारूप प्रस्तावों के संदर्भ में जनता से अपनी आपत्ति या आपत्तियों सुझावों को भेजने का आग्रह किया जाता है। प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में जनता की आपत्तियों सुझावों पर चर्चा के लिए निर्धारित तिथि पर जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। जो परिसीमन के द्वारा कोई भी संशोधन या निर्णय लिया जाता है तो उसको लिए जनता से आप राय मांगा जाता है और उस पर जन सुनवाई किया जाता है। जनता के मौखिक और लिखित सुझावों के आधार पर प्रस्ताव में प्रक्षित परिवर्तन के पश्चात परिसीमन के संदर्भ में अंतिम आदेश पारित किया जाता है। जो जनता के मौखिक और लिखित प्रस्ताव आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर परिचर्चा के बाद, जन सुनवाई परिचर्चा के बाद उसमें परिसीमन के संबंध में अंतिम जो होता है आदेश पारित किया जाता है। परिसीमन आयोग की शक्तियाँ, जो परिसीमन आयोग की शक्ति क्या है, किसमें निहित है, इसके बारे में जानते हैं। परिसीमन आयोग की शक्ति, परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। यह जो आयोग है एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से ही देश में परिसीमन का कार्य करता है। मतलब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। जैसा कि हम बताए भी हैं कि इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में आयोग के सदस्यों को कानून की तरह जारी किया जाता है कि आयोग के आदेशों को कानून की तरह जारी किया जाता है। जो परिसीमन आयोग का जो भी आदेश होता है उसे कानून की तरह मानना होता है और इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयोग के आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। जो किसी भी प्रकार के जो परिसीमन आयोग जो अपना आदेश दे देता है उसमें चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। परिसीमन आयोग का इतिहास क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं। परिसीमन आयोग का इतिहास, स्वतंत्रता के बाद से आज तक देश में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। स्वतंत्रता से लेकर और आज तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो 4। कुल चार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहले परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 1952 में किया गया। पहले परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1952 में। किस अधिनियम के तहत? 1952 अधिनियम के तहत। दूसरे परिसीमन आयोग का गठन 1962 अधिनियम के तहत, जो परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत 1963 में किया गया। दूसरा कब किया गया? जो दूसरा था वो 1963 में, अधिनियम 1962। तीसरे परिसीमन आयोग का गठन, जो तीसरे परिसीमन आयोग का गठन किया गया था तो उसको किया गया था परिसीमन आयोग अधिनियम 1972, जो 1972 के तहत 1973 में किया गया। चौथे परिसीमन आयोग का गठन, जो चौथा परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया?
तो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत वर्ष 2002 में किया गया। देखिए दो जो था 1962 में, जो परिसीमन अधिनियम 1962 में किया गया, 1963 में लागू किया गया उसको, और 1972 अधिनियम, परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1973 में इसे लागू किया गया। और जो चौथा था उसे वर्ष 2002 का अधिनियम 2002 में लागू किया गया। पर अब देखते हैं परिसीमन प्रक्रिया में संशोधन। जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसमें संशोधन का कैसे किया जाता है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें लोकसभा और विधानसभा इसके आदेशों में जो इसके नियम कानून है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिसीमन प्रक्रिया में संशोधन। परिसीमन की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण का मुख्य आधार क्षेत्र की जनसंख्या होती है। ऐसे में कम आबादी वाले क्षेत्रों या राज्यों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों राज्यों की तुलना में समान प्रतिनिधि नहीं मिलता है। समान प्रतिनिधि नहीं मिलता है। वर्ष 1976 में राज्यों की परिवार नियोजन योजना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन के तहत सीटों की संख्या में परिवर्तन किए जाने पर वर्ष 2001 की जनगणना तक रोक लगा दी गई थी। वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया। कब परिसीमन नहीं किया गया? तो 1981 और 1991। और कब तक रोक लगा दिया गया था? तो 2001 की जनगणना तक। वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन के साथ इस प्रतिबंध को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जो हमारा यह प्रतिबंध लगा था 2001 तक, उसको 2002 में संविधान के 84वें संशोधन, 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 84वां। और इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है परिसीमन को। परिसीमन की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने के पीछे सरकार का तर्क यह था कि वर्ष 2026 तक अनुमानतः सभी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का औसत समान हो जाएगा। 2026 तक है, लगभग सभी राज्यों की जनसंख्या का वृद्धि औसतन समान हो जाएगा। किसका तर्क था? तो ये केंद्र सरकार का तर्क था। संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 की जनगणना के आंकड़ों के जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन 1971 की जनगणना पर ही कार्य किया जाएगा। जो परिसीमन का कार्य किस आधार पर किया जाएगा? वर्ष 1971 के परिसीमन के आधार पर कार्य किया जाएगा। साथ ही राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि लोकसभा के लिए 1971 और विधानसभा के लिए 2001 की जो जनगणना है उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। अब देखते हैं चौथे परिसीमन आयोग। जो चौथा जो लास्ट में हुआ था 2002 में, परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत 2002 में किया गया था, उसके बारे में कुछ समझते हैं। चौथे परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत 12 जुलाई 2002 को उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। पहले ही इसमें बताया गया कि जो इसके अध्यक्ष होंगे वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ही होंगे। तो जो चौथा चौथा जो परिसीमन आयोग था उसका 2002 का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह थे।
आयोग ने अपने सुझाव वर्ष 2007 के तत्कालीन केंद्र सरकार को भेज दिए थे, परंतु तब इन्हें लागू नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जनवरी 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? तो 2008 में उच्चतम न्यायालय ने जब हस्तक्षेप किया तब जाके इसको मंजूरी दी। परिसीमन प्रस्तावों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के कई राज्यों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की गई। देश में सबसे पहले कर्नाटक राज्य में परिसीमन आयोग 2002 की सिफारिश के आधार पर विधानसभा चुनाव हुए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर व अन्य प्रस्तावित राज्यों का परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत किया जाएगा। ये किस आयोग के तहत किया जाएगा? तो 2002। ये चाहे लोकसभा या विधानसभा, ये सभी के लिए कौन सा होगा? 2002 अधिनियम ही चलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।